ठीक है चले. Okay, so last time we talked about modeling of transmission lines, और उसमें हमने देखा था कि short transmission line, if the length of the transmission line is less than 80 kilometer, or if the line voltage is not greater than 69 kilovolts, ठीक है, तो उसमें फिर हम ट्रांसमिशन लाइन को मॉडल करते हैं simply by a resistance and an inductance in series, and we neglect the capacitance between the conductors of the transmission line. तो उसमें हमने देखा था कि इसको ट्रांसमिशन लाइन को सिंपली ZR plus JX, R is the resistance of the transmission line and X is the reactance of the transmission line, ठीक है. और उसके बाद फिर हमने देखा था कि उसका हम ABCD पैरामीटर्स भी हम डिफाइन कर सकते हैं. When transmission line is short, of course, sending IS is equal to IR, ठीक है, because there is no path between this conductor and this neutral for the flow of the current. G is equal, conductance को हमने कहा था 0 है, और there is no capacitance. अगर capacitance इस कंडक्टर और न्यूट्रल के दरमियान एक कैपेसिटेंस होती तो ऑफ कोर्स AC जो करंट है दैट पासेस थ्रू ए कैपेसिटर, ठीक है, उसमें फिर IS वुड नॉट बी इक्वल टू IR. लेकिन चूंकि कैपेसिटेंस को हमने निगलेक्ट किया है तो इसका मतलब ये है कि IS IR के बराबर होगी, ठीक है. लेकिन VS विल नॉट बी इक्वल टू VR बिकॉज VR प्लस IR इंटू Z, ठीक है, इन दोनों का सम जो होगा VS के बराबर होगा. तो ABCD पैरामीटर्स किसके बराबर होंगे? ऑफ कोर्स VS इज इक्वल टू A प्लस VR प्लस B इंटू IR, ठीक है. तो यहां से इस इक्वेशन की मदद से, और IS इज इक्वल टू C इंटू VR प्लस D इंटू IR, तो वहां से आप फिर ABCD पैरामीटर्स को भी आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है. उसके बाद फिर हमने बात की मीडियम लाइन की, हमने बात की, तो उसमें हमने देखा कि कैपेसिटिव इफेक्ट को भी उसमें हम इंक्लूड कर लेते हैं, बिकॉज व्हेन द लेंथ ऑफ द लाइन इज मोर देन 80 किलोमीटर और कैपेसिटेंस को अगर हम निगलेक्ट करें तो हम जो वोल्टेजेस और करंट्स हम निकालेंगे, ठीक है, IR और VR हम निकालेंगे, तो उसमें फिर एरर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है. तो इसके लिए फिर हम कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस को भी हम कंसीडर करते हैं. तो कैपेसिटेंस को कंसीडर करने का तरीका ये है, बिकॉज वी नो द कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ. ट्रांसमिशन लाइन है, उसका एक स्ट्रक्चर है, उसको जब हमने कंस्ट्रक्ट किया, ऑफ कोर्स उनके दरमियान एक खास किस्म का डिस्टेंस है कंडक्टर्स के दरमियान, फिर उन कंडक्टर्स का एक खास किस्म का रेडियस है, बिकॉज यू हैव चोजन सम काइंड ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर, ठीक है. तो वो रेडियस भी हमें पता है, उसका GMR भी पता है, GMDs भी हमें पता है. With the help of those GMRs and GMDs, we can find the capacitance of the transmission line. Per unit length हमें पता है, और if the length of the transmission line is more than 80 kilometer, for example, अगर 150 किलोमीटर है तो उसको फिर पर यूनिट लेंथ को हम टोटल डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी ट्रांसमिशन लाइन की टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगी. And this capacitance is of course distributed, इसको lump नहीं है, ठीक है. इस पॉइंट पे भी कैपेसिटेंस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, एंड सो ऑन, ठीक है. लेकिन मीडियम लाइन का जो मॉडल है उसमें वी सिंपली फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, और उसके हाफ को हम रिसीविंग एंड पे कनेक्ट करते हैं और हाफ को हम सेंडिंग एंड पे कनेक्ट करते हैं, और ठीक है. और उसमें फिर ट्रांसमिशन लाइन की जो कैपेसिटेंस है, इंस्टेड ऑफ उसका Z के बजाय उसकी एडमिटेंस, शंट एडमिटेंस Y डिवाइडेड बाई 2, हाफ शंट एडमिटेंस यहाँ पे, हाफ यहाँ पे ऐड करते हैं और हाफ यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है. और इसको हम पाई मॉडल कहते हैं. सिमिलरली a transmission line could have a T model as well, but here we talk about only pi model. अगर स्टीवनसन की किताब आप देखें तो वहाँ पे उसने, जो मुझे याद पड़ता है, T मॉडल को भी उसने डिस्कस किया है, ठीक है. सो सेंडिंग एंड वोल्टेजेस एंड करंट्स का रिलेशनशिप है रिसीविंग एंड के वोल्टेज एंड करंट्स का. सो दीज टू इक्वेशंस बेसिकली दे गिव द रिलेशनशिप.
ओके, सो वी एस इज इक्वल टू 1 प्लस जी वाई डिवाइड बाई 2। ये जी जो है दिस इज द टोटल इम्पीडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। वो कैसे हम हासिल करेंगे? स्मॉल आर जो है वो पर यूनिट लेंथ है, स्मॉल एक्स जो है वो पर यूनिट लेंथ है, उसको टोटल लाइन की लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वी जेड कैपिटल आर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द लाइन, ठीक है, और एक्स हमारे पास टोटल रिएक्टेंस ऑफ द लाइन आ जाएगी, ठीक है। सो जेड इज टोटल इम्पीडेंस ऑफ द लाइन, ठीक है। सो z इंटू वाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू वी आर प्लस जेड इंटू आई आर। सिमिलरली आई एस इज इक्वल टू वाई 1 प्लस जी वाई डिवाइड बाई 4 वी आर प्लस आई 1 प्लस जी वाई डिवाइड बाई 2 इंटू आई आर, ठीक है। सो दिस इज ए पैरामीटर, दिस इज बी पैरामीटर, दिस इज सी पैरामीटर एंड दिस इज डी पैरामीटर। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट ए पैरामीटर और डी पैरामीटर ये दोनों एक दूसरे के हमेशा बराबर होंगे, ठीक है। एक और चीज भी वैसे आप देख सकते हैं कि इस फैक्टर की यूनिट्स क्या होनी चाहिए समटाइम्स टू रिमेंबर द थिंग्स, ठीक है। इसको एक और एंगल से देखेंगे तो चीज़ों को याद रखना बड़ा आसान होता है। मसलन वी आर है, इस साइड पे भी इसके यूनिट्स ऑफ कोर्स यूनिट्स ऑफ जी इंटू आई आर, इट्स यूनिट्स विल बी वोल्ट्स, ठीक है। यहाँ पे चूंकि वी आर के ऑलरेडी यूनिट्स क्या हैं, वोल्ट्स हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फैक्टर है या ए फैक्टर है उसकी यूनिट्स क्या होना चाहिए, इट शुड बी अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। सो z है और यहाँ पे y है, तो यहाँ से जो डायमेंशंस y इज रेसिप्रोकल ऑफ z, तो यहाँ पे जो डायमेंशंस हैं वो बेसिकली व्हाट वी गेट इज हियर वी विल गेट अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ठीक है। सो z y यहाँ पे भी डायमेंशन लेस है, सिमिलरली बिकॉज हियर इज आई आर, हियर इज आई एस, so the multiplicative factor that we have here it should also be a dimensionless, ठीक है। so this factor and this factor, these two are same, ठीक है, और ये factor और ये factor of course they are different। ये हमारे पास था when we had a medium line transmission line, लेकिन जब हमारे पास long transmission line हो, जब length of transmission line is more than 250 किलोमीटर, ठीक है, तो उस सूरत में फिर हमें कैपेसिटेंस को हम लंप नहीं कर सकते हैं एट एट द रिसीविंग एंड, उसके इफेक्ट को रिसीविंग एंड और सेंडिंग एंड पे लंप अगर हम करेंगे और उसके बेस पे अगर हम सेंडिंग एंड की क्वांटिटीज और रिसीविंग एंड की क्वांटिटीज के दरमियान अगर कोई रिलेशनशिप हम फाइंड करेंगे, सो वी विल हैव मोर एरर, हमारा मॉडल जो है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होगा, ठीक है। और इस जो मॉडल है उसका एक नुकसान ये भी है कि इफ आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द वोल्टेज एट द मिडिल ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, सो यहाँ से हमें मिडिल में फाइंड करने का इस अगर हम सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड की क्वांटिटीज, बिकॉज इस मॉडल में सेंडिंग एंड और रिसीविंग की एंड की क्वांटिटीज को आपस में हमने इस रिलेशनशिप के साथ हमने फाइंड किया है, ठीक है। सो मिडिल में अगर हमने फाइंड करना हो सम डिस्टेंस x, किसी भी पॉइंट पे हमने फाइंड करना हो, तो ये वाली जो क्वांटिटीज है उन मदद से हम फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन हम कोई रिलेशनशिप ऐसा फाइंड करें डिस्टेंस के बजाय, इफ दिस इज vx एंड x इज द डिस्टेंस फ्रॉम द रिसीविंग एंड, ठीक है, और ये इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ फंक्शन ऑफ x हो तो ऑफ कोर्स देन किसी भी पॉइंट पे हम फाइंड कर सकते हैं वोल्टेजेस और करंट्स, ठीक है। सो इन केस ऑफ जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, तो उसमें फिर हम ये करते हैं कि रादर देन लंपिंग द कैपेसिटेंस या एडमिटेंस एट बोथ एंड्स, ठीक है, बड़ा आसान सा तरीका है। दो these equations they seem to be very formidable, ठीक है, बड़ी खौफनाक नजर आती है, लेकिन द थिंग्स आर वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। तो इसको इस तरीके से ले लें कि आप बेसिकली इस पूरी ट्रांसमिशन लाइन को आप वेरी स्मॉल, यहाँ पे हमने पूरी ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ हमने ले ली, ट्रांसमिशन लाइन in case of long and medium transmission line it was L, ठीक है। in case of लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन क्या करते हैं, लाइन को वेरी स्मॉल पार्ट्स में तकसीम करते हैं जिसकी जो लेंथ है वो डेल्टा एक्स है,
डेल्टा एक्स इज हियर, डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स पूरी ट्रांसमिशन लाइन को, एंड डेल्टा एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल, इट टेंड्स टू 0। ठीक है, वेरी स्मॉल पार्ट्स में आप पूरी ट्रांसमिशन लाइन को कन्वर्ट कर दें, ठीक है, डेल्टा एक्स में। ठीक है, और उसके बाद उस डेल्टा एक्स जो लेंथ का जो स्मॉल पेज होगा, स्मॉल पेज जो होगा उस डेल्टा एक्स का, ऑफ कोर्स इट विल हैव एम्पीडेंस। वो एम्पीडेंस किसके बराबर होगी? इट विल इज इक्वल टू, बिकॉज जी इज नोन टू अस, व्हाट इज जी? इट इज द एम्पीडेंस ऑफ दैट वेरी स्मॉल एक्स। जी इज एम्पीडेंस पर यूनिट लेंथ है। आप स्मॉल डेल्टा एक्स के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, so we will get the impedance of that very small delta x piece of the transmission line, length of the transmission line. Did you get my point? ठीक है, similarly that very small delta capacitance is, और capacitance किसके बराबर होगी? उसकी capacitance होगी, because capacitance per unit length of the transmission line is known to me, उसको मैं basically y, z हमारे पास क्या है? is the reactance of the transmission line r plus jx है per unit length, और y क्या चीज है? it is the shunt admittance of the line per unit length है। y को जब हम वो स्मॉल डेल्टा x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो बेसिकली शंट एडमिटेंस आएगी बिटवीन ट्रांसमिशन लाइन एंड इट्स न्यूट्रल। ठीक है, y इंटू डेल्टा एक्स बेसिकली शंट एडमिटेंस है, दैट वेरी स्मॉल पीस डेल्टा एक्स विच इज ऑफ कोर्स वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, और z इंटू डेल्टा एक्स, दिस इज द एम्पिडेंस ऑफ दैट वेरी स्मॉल लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन विच इज डेल्टा एक्स। ठीक है, सो डेल्टा एक्स यहाँ पे है, डेल्टा एक्स उससे अगला यहाँ पे डेल्टा एक्स होगा, फिर डेल्टा एक्स होगा, फिर डेल्टा एक्स होगा, यानी पूरी ट्रांसमिशन लाइन को आपने डेल्टा एक्स में डिवाइड किया, छोटे छोटे पीसेस में जिनकी लेंथ डेल्टा एक्स है। ठीक है, सो यहाँ से यहाँ तक जो डेल्टा एक्स जो लेंथ थी उसकी एम्पीडेंस कितनी होगी? जी इंटू डेल्टा एक्स, और उसकी कैपेसिटेंस वाई इंटू डेल्टा एक्स होगी, शंट एडमिटेंस। सिमिलरली यहाँ पे जो पीस होगा, यहाँ पे डेल्टा एक्स का पीस होगा, उसकी एडमिटेंस कितनी होगी? जी इंटू डेल्टा एक्स होगी, और एम्पीडेंस जी इंटू डेल्टा एक्स होगी। ठीक है, और उसकी एडमिटेंस कितनी होगी? वाई इंटू डेल्टा एक्स, बिकॉज सेम डेल्टा एक्स जिस पे डिवाइड किया है पूरी ट्रांसमिशन लाइन को स्मॉल डेल्टा एक्स में, उन सब की लेंथ सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब है इस पीस की और उसके बाद इस पीस की, यहाँ पे जो पीस आएगा उसके बाद यहाँ पे जो पीस आएगा, इस साइड पे जो पीसेस आएंगे, उन सब की लेंथ जो है वो डेल्टा एक्स है। ठीक है, सो उस डेल्टा एक्स की एडमिटेंस ये है और उस एम्पीडेंस ये है सीरीज, और उसकी एडमिटेंस बेसिकली हमारे पास ये है शंट एडमिटेंस। इज इट क्लियर? और सीरीज एम्पीडेंस हमारे पास ये है। ठीक है, नाउ द होल ट्रांसमिशन लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस वे। ठीक है, नाउ वी कंसीडर from the receiving end at a distance x। अब हम इस पे कोई मैथमेटिकल हम कोई इक्वेशन बनाना चाहते हैं। इसके लिए हम ये करते हैं कि रिसीविंग एंड से एक डिस्टेंस x पे चले जाएं आप। ये डिस्टेंस x हमेशा डिफाइन करते हैं रिसीविंग एंड पे। रिसीविंग एंड पे डेल्टा x की वैल्यू 0 होगी, लेकिन जो हम इस डायरेक्शन पे रिसीविंग एंड से सेंडिंग एंड की तरफ मूव करना शुरू करेंगे तो डेल्टा एक्स की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, एंड व्हेन वी विल रीच एट द सेंडिंग एंड, डेल्टा एक्स विल बी इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो डेल्टा एक्स को हम एज ए वेरिएबल रखते हैं। एक एट डिस्टेंस एक्स पे जो छोटा सा डेल्टा एक्स एट डिस्टेंस एक्स पे चले जाए, और यहाँ पे ये जो डेल्टा एक्स एट डिस्टेंस ऑफ एक्स पे जो डेल्टा एक्स है उसकी सीरीज एम्पीडेंस जो है दैट इज जी इंटू डेल्टा एक्स है, और उसकी शंट एडमिटेंस वाई इंटू डेल्टा एक्स है। और एट ए डिस्टेंस एक्स पे करंट जो है, एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द रिसीविंग एंड, करंट इज आई एक्स, बिकॉज दिस आई एक्स इट विल चेंज, आई की वैल्यू चेंज होगी, बिकॉज यहाँ से जो आई आएगी, ठीक है, उसमें हर डेल्टा एक्स के साथ जो शंट एडमिटेंस है कुछ करंट वहां से फ्लो करेगी। मसला अगर इस पॉइंट पे, अगर यहाँ पे एट डिस्टेंस x पे अगर हम देखें, ठीक है, इससे पहले डेल्टा x एट डिस्टेंस x के बाद ये जो डेल्टा x है इसके फौरन बाद अगर हम देखते तो यहाँ से जो करंट आती है उसका कुछ पोर्शन यहाँ चला जाता है, और उसके बाद बाकी जो रिमेनिंग करंट है वो यहाँ से इस डायरेक्शन पे फ्लो करती है।
ठीक है, सो डेल्टा एक्स डिस्टेंस पे करंट इज इक्वल टू आई एक्स, ठीक है, और डेल्टा एक्स डिस्टेंस पे द वोल्टेज इज इक्वल टू वी एक्स. इट इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द रिसीविंग एंड, ठीक है. एंड व्हाट इज द वोल्टेज, what are the voltage and current at a distance of x plus delta x. X plus delta x is this distance. इस डिस्टेंस पे वोल्टेज किसके बराबर है, वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और करंट किसके बराबर है, आई एक्स प्लस डेल्टा एक्स के बराबर है. डिड यू गेट माई पॉइंट? ठीक है, सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स. what is the voltage at वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स distance from the receiving end, ठीक है, because it is a function of the distance Vx plus delta x is equal to voltage at a distance x, which is Vx of course, plus z into delta x ix. Z into delta x, it is the series impedance of the transmission line, ठीक है, जिसमें इंडक्टेंस, रिएक्टेंस और उसमें फिर रेजिस्टेंस, उन दोनों का इफेक्ट यहाँ पे लम करके हमने z कर दिया है. ठीक है, उसको z को डेल्टा x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी ये जो स्मॉल डेल्टा x है इसकी एम्पीडेंस हो गई. उसको मैं जब डेल्टा x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो व्हाट आई गेट इज आई विल गेट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस वेरी स्मॉल डेल्टा x. ठीक है, सो Vx प्लस डेल्टा x विल बी इज इक्वल टू Vx वोल्टेज एट दिस पॉइंट एट डिस्टेंस ऑफ x प्लस दिस वोल्टेज ड्रॉप. So what we get is we will get this equation. It's very simple. Okay, from this equation we can write Vx plus delta x minus Vx divided by delta x. Bring this Vx to left side, okay, and then divide the difference by delta x. Okay, what we get is Vx plus delta x, Vx plus delta x minus Vx divided by delta x z into Ix. अगर delta x tends to 0, very small, it tends to 0, okay, then what is this thing, this equation can be written as derivative Vx, okay, dVx divided by dx is equal to z into Ix. ठीक है, did you get my point? तो उसको फिर हम इसको हम लिख सकते हैं इसका derivative of Vx with respect to x at a distance. What is the इस पॉइंट पे एक डिस्टेंस x पे जो v का जो डेरिवेटिव है विद रेस्पेक्ट टू x, दैट इज इक्वल टू z. व्हाट इज स्मॉल z? इट इज द एम्पीडेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द लाइन. ठीक है, सीरीज जो एम्पीडेंस है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय i इंटू x एट डिस्टेंस x पे जो करंट है Ix. ठीक है, इसके बराबर है z इंटू Ix इज नथिंग बट dv बाई dx. ठीक है, सिमिलरली इस डिस्टेंस पे अगर मैं देखूं, ठीक है, आई एक्स प्लस डेल्टा आई एक्स, ठीक है, आई एक्स किसके बराबर है, आई एक्स इज इक्वल टू आई एक्स किसके बराबर है, या आई एक्स प्लस डेल्टा एक्स. ठीक है, इसमें से कुछ करंट यहां से जा रही है और उसके बाद जो रिमेनिंग करंट है यहां से आ रही है. तो इसका मतलब ये हुआ आई एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज नथिंग बट दिस करंट प्लस this current that goes through this shunt admittance. ठीक है, and what is the amount of current that goes through this shunt admittance? It is nothing but the voltage across this shunt admittance multiplied by shunt admittance. ठीक है, जब भी admittance के फॉर्म में हम लिखते हैं impedance को, ठीक है, तो उस सूरत में फिर हम क्या करते हैं, we simply multiply the admittance with the voltage to get the current of course. ठीक है, लेकिन impedance के फॉर्म में लिखें, z के फॉर्म में लिखें तो उसमें फिर हमें क्या करना पड़ता है, वोल्टेज को फिर हमें डिवाइड करना पड़ता है by the impedance to get the current. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे admittance y into delta x है, so y into delta x multiplied by v into x plus delta x, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई. ठीक है, so from here Ix plus delta x minus Ix divided by delta x, when delta x tends to 0, Vx plus delta x, it will be equal to Vx. ठीक है, so Ix plus delta x minus Ix divided by delta x, it will be nothing but, जिस तरह यहाँ पे हमने इसका डेरिवेटिव लिया था, इसी तरीके से यहाँ पे हम देखते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ करंट एट ए डिस्टेंस ऑफ x
विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स हमारे पास अब एक वेरिएबल बन गया है, ठीक है। उसके लिहाज से अगर करंट का डेरिवेटिव ले लें, दैट इज नथिंग बट y इंटू वी एक्स, द वोल्टेज एट ए डिस्टेंस ऑफ y, ठीक है। उसको अगर हम y के साथ मल्टीप्लाई करें, दिस इज व्हाट इज दिस स्मॉल y, इट इज द शंट एडमिटेंस पर यूनिट लेंथ, शंट एडमिटेंस पर यूनिट लेंथ, और ये किसके बराबर होगी, बिकॉज कैपेसिटेंस की वजह से जो एडमिटेंस होगी ये किसके बराबर होगी, पर यूनिट लेंथ। ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस उसमें हमने कैपेसिटेंस अगर पता हो तो ऑफ कोर्स पर यूनिट लेंथ, अगर कैपेसिटेंस पता है तो फिर हम y को हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सो here is two equations. Now we have two equations. One equation is this one, dvx, derivative of x at a distance x. We are talking about these equations at a distance x. X is a variable and it is defined to be 0 at the receiving end. ये point आपने याद रखना है, ठीक है। At a distance x, derivative of v with respect to x is nothing but z into ix, and the derivative of dix with respect to x at a distance x is nothing but y into vx. इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो what we get is dv second डेरिवेटिव d v का जो डेरिवेटिव है, ठीक है, v डैश डैश का नाम देते हैं z into i डैश सिंपली, ठीक है। v डैश डैश इज इक्वल टू z into i डैश, ठीक है। लेकिन what is this thing, इसको अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करें, ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करके हम ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें z इंटू वाई जो है, व्हाट इज z, इट इज ओहम्स पर यूनिट लेंथ, और दिस इज y इज एडमिटेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है। इन दोनों के प्रोडक्ट को हम लिखते हैं गेमा स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, एक हमारे पास बन गई है, ठीक है। y v डैश डैश माइनस गेमा स्क्वायर v डैश इज इक्वल टू 0। ये सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके राइट हैंड साइड पे व्हाट वी हैव इज वी हैव इट इज इक्वल टू 0। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस का शायद आपको याद होगा, ठीक है। उसके m स्क्वायर प्लस अगर कोई सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, v डैश डैश प्लस a इंटू वी डैश प्लस b इंटू वी इज इक्वल टू 0 हो, ठीक है। तो उसको v डैश डैश को हम m स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं, v डैश को m से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम सॉल्व करते हैं, रूट्स निकालते हैं, और वहां से फिर ऑन द बेसिस ऑफ रूट्स 2 रूट्स निकलेंगे, और उसके बेस पे फिर हम उसका सॉल्यूशन इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। सो वी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस, यहाँ पे देखें इसके रूट्स क्या आते हैं, ये m स्क्वायर माइनस गेमा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसको हम लिख सकता हूँ ना। इसका देखें v, इसको d2v बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 0 dv बाई डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि dv बाई डी एक्स की टर्म यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है dv बाई डी एक्स माइनस गेमा स्क्वायर वी एक्स है, तो ये m स्क्वायर माइनस गेमा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो m किसके बराबर आ जाएगा, इट विल बी इज इक्वल टू, ठीक है, गेमा स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, प्लस माइनस गेमा आ जाएगा बेसिकली m। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो सॉल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, या v की जो वैल्यू होगी एट ए डिस्टेंस x, दैट इज इक्वल टू, ऑफ कोर्स डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑलरेडी आप स्टडी कर चुके हैं। सो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होगा v का, दैट इज इक्वल टू a1 e रेज़्ड टू पावर गेमा x प्लस a2 e रेज़्ड टू पावर माइनस गेमा x, ठीक है। तो इसमें जो गेमा जो है इसका एक खास नाम है, और गेमा किसके बराबर है, गेमा इज नथिंग बट अंडर रूट जी इंटू वाई, ठीक है। गेमा इज जी इंटू वाई, एंड व्हाट विल बी द डायमेंशंस ऑफ गेमा, गेमा की जो डायमेंशंस हैं हमारे पास, यू कैन गेमा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप गेमा की डायमेंशंस भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। सो इट इज प्रोपगेशन कांस्टेंट इसको हम कहते हैं, और गेमा इंटू एक्स a1 e रेज़्ड टू पावर गेमा एक्स प्लस a2 e रेज़्ड टू पावर माइनस गेमा एक्स, ठीक है। सो
वैसे यहाँ से भी देख गेमा की क्या डायमेंशंस होंगी, कोई अंदाजा है आप लोगों को? सर ओहम मीटर। एक तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं ना, एक्स वाई का यहाँ से स्क्वायर आप रूट। निकाल सकते हैं, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। कहाँ गई वो इक्वेशन? यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल, यहाँ से आप बेशक निकाल लें, लेकिन हमेशा एक चीज याद रखें, ये जनरल आपके नॉलेज में होना चाहिए, जब भी ई के ऊपर जो टर्म आती है ना, तो ये चीज दिस थिंग विल बी, जिस तरह टाइम कांस्टेंट भी आपने ट्रांजिएंट्स को आपने सॉल्व किया, टी डिवाइड बाय टा लिखते हैं। बेसिकली दिस क्वांटिटी दैट ई के ऊपर जो क्वांटिटी होती है, दैट इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी। इसका मतलब है कि x अगर मीटर है तो गेमा की यूनिट्स क्या होनी चाहिए, ये पर मीटर होनी चाहिए, रेसिप्रोकल ऑफ मीटर, ताकि इन दोनों की यूनिट से एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी बन जाए, ठीक है। एनीवे, so this gamma is known as the propagation constant. Gamma is equal to, because this gamma is the under root of z into y, ठीक है। चूंकि z भी कम्प्लेक्स है, y भी कम्प्लेक्स है, ठीक है। सो इसको अगर मैं आपस में प्रोडक्ट ले लूं और उसका अंडर रूट 2 ले लूं, व्हाट आई गेट इज, आई विल गेट ए कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को मैं अल्फा का नाम देता हूं और उसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसको मैं बीटा का नाम देता हूं, ठीक है। बिकॉज जी वाई आर प्लस जे ओमेगा एल, जी प्लस जे ओमेगा सी, जी इज कंडक्टेंस, ठीक है, पैरेलल लाइन के दरमियान। जनरली दिस कंडक्टेंस इज कंडक्टेंस हमारे पास, चूंकि दोनों के दरमियान कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, तो कंडक्टेंस इज इक्वल टू, जनरली दिस टर्म विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। एनीवे, तो इनका प्रोडक्ट ले लें तो ऑफ कोर्स द प्रोडक्ट इट विल हैव ए रियल पार्ट एंड इट विल हैव एन इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। इसमें से अल्फा जो है, पहला जो रियल पार्ट है, इट इज नोन एज अटेन्युएशन कांस्टेंट, और दूसरा जो पार्ट है इमेजिनरी कंपोनेंट बीटा, it is known as a phase constant. Later on we will see what do we mean by these things, ठीक है। अटेन्युएशन कांस्टेंट की क्या अहमियत है और बीटा की क्या अहमियत है, ठीक है। सो बी इज मेड इन रेडियंस पर यूनिट लेंथ, एंड यहाँ से सिमिलरली 2.26 इक्वेशन है आई एक्स व्हाट इज आई डिवाइड बाय जी। जिस तरीके से हमने v के लिए एक इक्वेशन हमने फाइंड की, इसी तरीके से हम i के लिए एक इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं। v के लिए वंस वी फाइंड एन इक्वेशन फॉर v, i के लिए फाइंड करना इट्स वेरी सिंपल, आई एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई जी, डी वी बाई डी एक्स के बराबर होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि v की ऑलरेडी वी नो द इक्वेशन फॉर v, देयरफॉर डी वी बाई डी एक्स करेंगे तो हमारे पास आई एक्स आ जाएगा। So Ix is equal to y divided by z under root a1 e raised to power gamma x minus a2 e raised to power minus gamma x, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, ठीक है। लेकिन Ix is given to us by this equation, ठीक है। तो इसमें इस इक्वेशन में जो y डिवाइड बाई z है उसको मैंने रिप्लेस किया 1 डिवाइड बाई जी सी, ठीक है। सो दिस z इज नोन एज ए कैरेक्टरिस्टिक एम्पीडेंस। ये देखें, कोई भी ट्रांसमिशन लाइन होगी, वट एवर इट्स लेंथ इज, y इज उस पर्टिकुलर ट्रांसमिशन लाइन, जब आप एक मतलब कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है, आपकी एक ट्रांसमिशन लाइन ऑलरेडी मौजूद है जिसके लिए आपने कंडक्टर्स आपने लगाए हैं, तो इसका मतलब है उस पर्टिकुलर ट्रांसमिशन लाइन की y जो है एडमिटेंस, शंट एडमिटेंस पर यूनिट लेंथ आपको पता है, और z जो है शंट एडमिटेंस पर यूनिट लेंथ वो भी आपको पता है। तो उस पर्टिकुलर ट्रांसमिशन लाइन के लिए y डिवाइड बाई z या z डिवाइड बाई y का जो नंबर होगा, इट विल बी ऑलवेज ए कांस्टेंट, ठीक है। सो दिस नंबर इज 1 डिवाइड बाई z, जिसको हमने, अगर इसको मैं लिखूं, इस y डिवाइड बाई z है, ठीक है। इसको मैं 1 ओवर z इसको मैं लिखूं y डिवाइड बाई z को, सो 1 डिवाइड बाई z a1 e रेज़ टू पावर गेमा x माइनस a2 e रेज़ टू पावर गेमा x, ठीक है। और इस z को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक एम्पीडेंस कहते हैं, ये याद रखें किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के लिए, बिकॉज एक ट्रांसमिशन लाइन है उसके लिए z एक कांस्टेंट, एक नंबर होगा, इसकी z की वैल्यू कांस्टेंट होगी, पर यूनिट एम्पीडेंस कांस्टेंट होगी,
और पर यूनिट लेंथ इम्पीडेंस कांस्टेंट होगी, पर यूनिट लेंथ उसकी जो शंट एडमिटेंस है, और पर यूनिट लेंथ उसकी उसकी सीरीज इम्पीडेंस है। दीज आर द कांस्टेंट नंबर्स, ठीक है, कांस्टेंट हमारे पास नंबर्स हैं। तो इसका मतलब है कि एक गिवन ट्रांसमिशन लाइन के लिए ZC जो है ये कांस्टेंट होगा, ठीक है, और इसको उस पर्टिकुलर ट्रांसमिशन लाइन के लिए खास नंबर होगा, उसको हम उस ट्रांसमिशन लाइन की कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस कहेंगे, ठीक है। अगर लेंथ आपने कंडक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस और कंडक्टर के साइज को आपने चेंज नहीं किया, लेकिन अगर ट्रांसमिशन लाइन को आधी करेंगे तब भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जो होगी वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि दिस कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस इट पर यूनिट लेंथ की, Z को भी हमने पर यूनिट लेंथ के बेस पे डिफाइन किया है, और Y को भी हमने पर यूनिट लेंथ के बेस पे भी डिफाइन किया है, ठीक है। और Z और Y बेसिकली डिपेंड करेंगे उस ट्रांसमिशन लाइन की जो है क्या चीज़ है उसकी, वो जो GMRs और GMDs और इस तरह की जो हमने प्रीवियस चैप्टर में हमने जो चीज़ें स्टडी की थी उस पर डिपेंड करेंगी। ट्रांसमिशन लाइन की अगर लेंथ को आधी भी करेंगे, वह 500 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, अगर सेम GMDs और GMRs और सेम कंडक्टर्स हैं, लेकिन अगर 250 किलोमीटर लेंथ की लाइन है तो उसके लिए भी कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ZC इट विल बी सेम, ठीक है। टू फाइंड द कांस्टेंट, नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग A1 एंड A2, ये दो कांस्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यूज क्या होंगी, ठीक है। तो उसको निकालने का बड़ा आसान तरीका है, बिकॉज करंट एट रिसीविंग एंड और सेंडिंग एंड पे हमें पता है, ठीक है। IR और VS जो है हमारे पास रिसीविंग एंड पे वोल्टेजेस और करंट्स हमें पता है रिसीविंग एंड पे, ठीक है, करंट भी पता है और वोल्टेज भी पता है एट x इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। अगेन रिमेंबर दैट, आई शुड रिपीट इट अगेन, ठीक है, जो x हमने डिफाइन किया था फ्रॉम द रिसीविंग एंड, ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू 0 दैट मींस Vx इज इक्वल टू Vx इज इक्वल टू VR एट x इज इक्वल टू 0 पे वोल्टेज जो है Vx है वो VR के बराबर है, और Ix जो है वो IR के बराबर है। What is Ix? Ix is the current in the transmission line at a distance of x. What is VR? VR is the voltage, ठीक है, at a distance of x from the receiving end, ठीक है। जब x 0 हो तो of course what we have is we will get VR when x is equal to 0. Vx is nothing but VR and Ix is nothing but IR. इनको previous equations में जब हम put करेंगे तो what we get is we get A1 is equal to A1, और ये हमारे पास जो इक्वेशन है सोल्यूशन हमने निकाला है I का, फॉर एग्जांपल V का जो सोल्यूशन है, ठीक है, x इज इक्वल टू अगर हम 0 पुट करें तो यहाँ पे VR आएगा A1 प्लस A2, ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगी, और Ix इज इक्वल टू IR ये भी हमें पता है, x इज इक्वल टू 0 हो तो ये हमारे पास IR हो जाएगा, और यहाँ पे y डिवाइड बाई z अंडर रूट A1 माइनस A2 हो जाएगी, क्योंकि x को यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये टर्म भी 1 हो जाएगी और ये टर्म भी 1 हो जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशंस में IR भी पता है, VR भी पता है, ठीक है, y भी पता है, मुझे z भी पता है, स्मॉल y और स्मॉल z, जिसको मैंने रिप्लेस करके यहाँ पे इस इक्वेशन में जो ये वाली जो इक्वेशन है यहाँ पे मैंने 1/ZC रखा है, ठीक है। तो दो इक्वेशंस हैं और दो इक्वेशंस हैं एंड टू अननोन्स आर देयर, तो इन दोनों इक्वेशंस को मैं सॉल्व कर सकता हूँ टू गेट द टू अननोन्स, ठीक है, विच दे कम आउट टू बी A1 हमारे पास VR प्लस ZC IR डिवाइड बाई 2 आता है, और A2 हमारे पास VR माइनस ZC IR डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, तो वहां से हमारे पास Vx आएगा VR प्लस ZC कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस डिवाइड बाई IR डिवाइड बाई 2 e raised to power gamma x plus VR minus ZC IR divided by 2 e raised to power minus gamma c. This is A1, this is A2, ठीक है, this is A1, this is A2, और जब इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं A1 और A2 की जो वैल्यूज हमने यहाँ पे निकाली हैं, तो what we get is Ix is equal to VR divided by ZC plus IR divided by 2 e raised to power gamma x minus VR divided by ZC minus IR divided by 2 e raised to power minus gamma x. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ किसी भी डिस्टेंस x पे वोल्टेज को अगर हम मैं फाइंड करना चाहूँ इस ट्रांसमिशन लाइन पे,
मसला अगर ये 500 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन है, 100 किलोमीटर डिस्टेंस पे अगर मैं वोल्टेज और करंट्स फाइंड करना चाहूँ x, ठीक है, तो x को फिर मैं यहाँ पे जो लेंथ है, ठीक है, वो यहाँ पे मैं पुट करूँगा तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ x एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ vx. What will be the voltage at a distance of 100 kilometer? What will be the voltage at a distance of current at a distance of 100 kilometer and so on. मैं फाइंड कर सकता हूँ यहाँ से. अगर मुझे VR भी पता है, मुझे IR भी पता है, मुझे ये जो ZC भी मुझे पता है, गेमा जो प्रोपगेशन कांस्टेंट है वो भी अगर मुझे पता है, और वो मुझे पता है, क्यों पता है? बिकॉज गेमा इज स्मॉल z एंड स्मॉल y अंडर रूट, इनका प्रोडक्ट और अंडर रूट इसके बराबर है गेमा, जो कि ट्रांसमिशन लाइन के लिए z भी मुझे पता है, स्मॉल z भी मुझे पता है, और स्मॉल y भी मुझे पता है. ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी डिस्टेंस x पे मैं वोल्टेज और करंट फाइंड करना चाहूँ, सो आई कैन यूज दीज इक्वेशंस. ठीक है, सो दीज इक्वेशंस वोल्टेज करंट, इसको थोड़ा सा अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं रीअरेंज करूं, ठीक है, व्हाट आई गेट इज वी विल गेट Vx इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर गामा x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस गामा x डिवाइड बाय 2. इन इक्वेशंस को थोड़ा सा, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन राइटिंग these equations in terms of A, B, C, D parameters. ठीक है, so what we get is उसमें अगर मैं लिखना चाहूँ, ठीक है, in terms of VS, IS and VR and IR के फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ, ठीक है, ABCD पैरामीटर, उसके लिए भी ऑफ कोर्स आई नीड टू रीअरेंज दीज टर्म्स. उसमें किस चीज के बराबर? A इंटू VR प्लस B इंटू IR डिवाइड, ये VX के बराबर होता है VS जो है किसके बराबर होगा? वो होगा A इंटू VR प्लस B इंटू IR के बराबर होता है. ठीक है, और IS किसके बराबर होता है? C इंटू VR प्लस D इंटू IR के बराबर होता है. लेकिन इस साइड पे हम देखते हैं कि VR प्लस समथिंग है, तो उसमें से VR को किसी तरीके से मैंने यहाँ से उस फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. तो उसके लिए फिर मुझे इन इक्वेशंस को थोड़ा सा मुझे कैसे रीअरेंज करना पड़ेगा. जब रीअरेंज करूंगा तो मेरे पास Vx होगा, Vx इज इक्वल टू दिस. ठीक है, यहाँ पे देखिए VR यहाँ अपीयर हो रहा है, IR यहाँ पे अपीयर हो रहा है, VR यहाँ पे है और IR यहाँ पे है. लेकिन ये जो चीज है इसको मैं एक कंपैक्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ. दिस इज नथिंग बट cos हाइपरबोलिक गामा x. दिस इज cos हाइपरबोलिक फंक्शन. ठीक है, cos हाइपरबोलिक गामा x के बराबर है, एंड दिस इज नथिंग बट sin हाइपरबोलिक गामा x है. ठीक है, सो दिस the voltage at a distance of x from the receiving end, it is equal to cos hyperbolic gamma x VR plus ZC sin hyperbolic gamma x into IR. Similarly, the current at a distance of x from the receiving end, it is equal to 1 by ZC sin hyperbolic gamma x VR plus cos hyperbolic gamma x into IR. ये हमारे पास हो गई. ठीक है, लेकिन अगर मैं ABCD पैरामीटर्स में लिखूं, remember that ABCD parameters, these are defined for the receiving end and sending end की quantities में के बेस पे डिफाइन करते हैं. तो ये receiving end की VR IR है, लेकिन ये Vx और Ix ये sending end की quantities नहीं है. ये कौन सी quantities है? ये is at a distance of x from the receiving end की quantities है. अगर सेंडिंग एंड की क्वांटिटीज में फाइंड करना चाहूँ, Vs में व्हाट इज द वोल्टेज एट द सेंडिंग एंड एंड व्हाट इज द करंट एट द सेंडिंग एंड, तो उसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? इस x को मैं रिप्लेस करूंगा बाय L, बिकॉज द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज इक्वल टू L. सो VL, x को जब मैं L से रिप्लेस करूंगा तो व्हाट आई गेट इज cos हाइपरबोलिक गामा L VR प्लस ZC sin हाइपरबोलिक गामा L into IR IL at a distance of L from the from the receiving end, which is of course IL जो होगा वो basically sending end होगा. IL is equal to 1 over ZC sin gamma L VR plus cos hyperbolic gamma L IR. So what I get is I get basically this equation that I will get. ठीक है, अब इस इक्वेशन को मैं स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ ABCD पैरामीटर्स, उस इक्वेशन के साथ अगर मैं कंपेयर करूं तो यहां से मुझे ये पता चलता है कि A पैरामीटर है दैट इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक गामा L,
बी पैरामीटर इज नथिंग बट जेड साइन हाइपरबोलिक गामा एल के बराबर है sin hyperbolic gamma L and D parameter is cos hyperbolic gamma L and again remember that ये A is equal to D के बराबर है इस पर्टिकुलर ये जो ट्रांसमिशन लाइन मॉडल है शॉर्ट मॉडल है सब में A is equal to D के बराबर है ठीक है ये इक्वेशन है और AD माइनस BC is equal to 1 के बराबर तो यहाँ से अगर मैं सेंडिंग एंड क्वांटिटीज अगर मुझे पता है तो रिसीविंग एंड क्वांटिटीज में फाइंड कर सकता हूँ रिसीविंग एंड अगर हमारे पास उस ट्रांसमिशन बिकॉज ABC पैरामीटर्स ये सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड की क्वांटिटीज पे वोल्टेजेस और करंट्स पे डिपेंड नहीं करती हैं करते हैं ये पैरामीटर्स डिपेंड करते हैं किस चीज़ पे ट्रांसमिशन लाइन के जो स्ट्रक्चर है ठीक है ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स आपने इस्तेमाल किए हैं ट्रांसमिशन लाइंस के लिए जो GMDs और GMRs हैं ठीक है उन चीज़ों पे ये डिपेंड करते हैं कितना डिस्टेंस कंडक्टर के दरमियान है बंडल कंडक्टर्स में कितने बंडल उसमें कितने कंडक्टर्स आपने फेज ए के लिए इस्तेमाल किए हैं फेज बी के लिए इस्तेमाल किए हैं एंड सो ऑन कितना डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन और ग्राउंड के दरमियान है इन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं एक मतलब जब आप ट्रांसमिशन कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसके बाद ऑफ कोर्स दीज पैरामीटर्स दे रिमेन फिक्स्ड देयरफॉर A B C and D पैरामीटर्स दे आर फिक्स्ड यहाँ पे देखिए गेमा है ठीक है गेमा स्मॉल z गेमा किस चीज़ पे डिपेंड करता था इफ़ यू रिमेंबर प्रीवियसली ये z और स्मॉल z और y पे डिपेंड करता था L इज द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन एंड ZC इज नथिंग बट स्मॉल z डिवाइड बाय स्मॉल y के अंडर रूट के बराबर है ठीक है सो फॉर ए गिवन ट्रांसमिशन लाइन दीज पैरामीटर्स आर फिक्स्ड ठीक है सो देयरफॉर सेंडिंग एंड क्वांटिटीज और रिसीविंग एंड क्वांटिटीज में से अगर कोई एक सेट अगर गिवन है ठीक है VR एंड IR अगर मुझे गिवन है ये लॉन्ग लेंथ ट्रांसमिशन लाइन के लिए तो VS एंड IS में फाइंड कर सकता हूँ इज इट क्लियर तो ये हमारे पास हो गया ये बेसिकली दिस इज द इक्वेशन सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड की क्वांटिटीज के दरमियान ये रिलेशनशिप है रिसीविंग एंड क्वांटिटीज हमें पता है सो व्हाट विल बी द पावर रिसीविंग एंड की पावर अगर कॉम्प्लेक्स पावर मुझे पता है ठीक है हाउ मच कॉम्प्लेक्स पावर विल बी सेंट फ्रॉम द सेंडिंग ठीक है तो यहाँ से मैं इन इक्वेशंस की मदद से रिसीविंग जिस तरह प्रीवियस प्रॉब्लम से हमने देखा था रिसीविंग एंड की कॉम्प्लेक्स पावर भी गालबन हमें पता थी जो मुझे याद पड़ रहा है और उसमें दूसरी क्या चीज़ पता थी रिसीविंग एंड की वोल्टेज भी पता थी वहाँ से हम करंट फाइंड करते थे IR ठीक है और उसके बाद सेंडिंग एंड की क्वांटिटीज हम फाइंड करते थे वहाँ से फिर सेंडिंग एंड की पावर जो है VS इंटू IS स्टार की मदद से सेंडिंग एंड की पावर हम फाइंड करते थे फिर उसमें आपको याद होगा हमने रेगुलेशन फाइंड की थी लाइन की फिर हमने लाइन की एफिशिएंसी फाइंड की थी द सेम थिंग वी कैन डू हियर ठीक है लेकिन इस सूरत में द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे ये जो ABCD पैरामीटर्स हैं ठीक है दीज आर डिफरेंट ऑफ कोर्स ठीक है मीडियम लेंथ लाइन ट्रांसमिशन लाइन का इफ यू रिमेंबर that was this parameter it was equal to 1 plus zy divided by 2 के बराबर था जबकि यहाँ पे this is cos hyperbolic gamma L है ये वाला पैरामीटर मीडियम लेंथ ट्रांसमिशन लाइन पे 1 plus zy divided by 2 के बराबर था ठीक है लेकिन वहाँ पे z और y के जब हम बात करते तो z पूरे लाइन की ट्रांसमिशन लाइन की इम्पीडेंस थी और y जो थी वो जो ट्रांसमिशन लाइन की पूरे लाइन की क्या चीज़ थी इट वाज द शंट एडमिटेंस थी ठीक है y जो है वहाँ प्रीवियस इक्वेशंस में ठीक है जबकि यहाँ पे हमारे पास ये जो क्वांटिटीज़ हैं दीज आर 1 ओवर ZC साइन y गेमा L ये डिफरेंट है प्रीवियस वो जो हमारे पास मॉडल यहाँ पे हमने देखा था ये कैपिटल Z और कैपिटल Y है ठीक है पूरे लाइन की जो इम्पीडेंस है और पूरे लाइन की शंट एडमिटेंस है पूरे लाइन की कैपेसिटेंस आपने फाइंड की ठीक है ओमेगा इंटू C इंटू L C जो है C इज पर यूनिट लेंथ है उसको जब L के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑफ कोर्स यू विल गेट कैपिटल C पूरे ट्रांसमिशन लाइन की कैपेसिटेंस आ गई उसको आपने ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई किया उसका रेसिप्रोकल ले लिया ठीक है वो Z किसके बराबर होगी 1 ओवर ओमेगा इंटू C Z के बराबर हो जाएगा जो शंट इम्पीडेंस है उसका रेसिप्रोकल ले लें तो बेसिकली व्हाट वी गेट इज वी विल गेट Y ठीक है सो हियर वी हैव
यहाँ पे जो है ये ABCD पैरामीटर्स ऑफ कोर्स दे आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस केस, मीडियम लेंथ और शॉर्ट लेंथ के मुकाबले में। अब एक और काम हम कर सकते हैं, इसकी खूबसूरती क्या है, ये लॉन्ग लाइन का जो मॉडल है, इसकी एक ये भी किसी भी पॉइंट पे सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड के किसी भी पॉइंट पे अगर आपने वोल्टेज और करंट से आपने फाइंड करने हो तो आप कर सकते हैं, VX एंड IX किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है लॉन्ग ट्रांसमिशन, मीडियम और शॉर्ट में आपके पास ओनली वी हैव सेंडिंग एंड क्वांटिटीज एंड रिसीविंग एंड क्वांटिटीज। यहाँ पे ये जो हमने डिफाइन की है ABCD पैरामीटर्स। अब वी आर ओनली इंटरेस्टेड, फॉर एग्जांपल, इवन इफ वी हैव ए लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड क्वांटिटीज में अगर इंटरेस्टेड हैं, तो फिर ये लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए भी हम एक इक्विवेलेंट पाई नेटवर्क हम डिफाइन कर सकते हैं, याद रखें, ठीक है। ऑल्दो दिस इज ए लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, लेकिन इसके लिए हम इक्विवेलेंट, ठीक है, जिस तरीके से हम अक्सर हम करते रहते हैं, किसी शहर के लिए जो रियल एंड रिएक्टिव पावर अगर हमें पता है कितनी जा रही है, ठीक है, तो उस पूरे शहर को या उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं बाई एन एम्पीडेंस। एस अगर मुझे पता है और टर्मिनल वोल्टेज मुझे पता है, सो आई कैन डिफाइन एन इक्विवेलेंट एम्पीडेंस में डिफाइन कर उस पूरा शहर को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ बाई एन इक्विवेलेंट एम्पीडेंस, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम कर सकते हैं कि एक इक्विवेलेंट, एक लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, इसका एक इक्विवेलेंट हम डिफाइन कर सकते हैं। क्या डिफाइन कर सकते हैं? एक पाई मॉडल डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन जब हम इक्विवेलेंट करेंगे तो ऑफ कोर्स इक्विवेलेंट की सूरत में ये जो ए पैरामीटर होगा, इट विल नॉट बी 1 + ZY डिवाइड बाई 2 के बराबर नहीं होगा, जबकि Z लाइन की एम्पीडेंस है और Y, कैपिटल Y पूरे लाइन की एडमिटेंस है, जो कि हमने Y पैरामीटर जो कि हमने मीडियम लेंथ ट्रांसमिशन लाइन में हमने फाइंड किया था, ठीक है। जब इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो व्हाट वी हैव इज, अगर मैं एक लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन इसके इक्विवेलेंट फाइंड करना चाहता हूँ, इक्विवेलेंट पाई मॉडल, तो उसमें ऑफ कोर्स 1 + Z'Y' डिवाइड बाई 2, इक्विवेलेंट में हमेशा इसका मॉडल किस तरह का होगा, जब भी इक्विवेलेंट की बात करेंगे, इक्विवेलेंट पाई की बात करेंगे, तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की यहाँ पे एक एम्पीडेंस होगी और यहाँ पे एक शंट एडमिटेंस होगी, ठीक है। एक लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि यहाँ पे एक मैं डिफाइन करूंगा एक एम्पीडेंस और यहाँ पे मैं एक एडमिटेंस, Y' डिवाइड बाई 2 एंड Z, बिकॉज इट इज नॉट सेम। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में ये Y और 2, बिकॉज इट इज नॉट मीडियम लेंथ ट्रांसमिशन लाइन का जो पाई मॉडल था, इट इज नॉट सेम एज फॉर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। ये इक्विवेलेंट मॉडल बेसिकली मैं डिफाइन करता हूँ। सो फॉर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए ये Y' होगा और ये हमारे पास Z' होगा, ठीक है। सो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड क्वांटिटीज में 1 + Z'Y' डिवाइड बाई 2, VR + Z', IS will be is equal to Y' 1 + Z'Y' divided by 4 VR plus 1 + Z'Y' divided by 2 into IR, ये होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको कंपेयर करूं, अब मैं इंटरेस्टेड हूं इसका इक्विवेलेंट जो पाई मॉडल होगा उसमें Y' क्या होगा और Z' क्या होगा, तो उसके लिए मैं इस इक्वेशन को मैं कंपेयर करता हूं इस इक्वेशन के साथ, ठीक है। इसका मतलब है cos hyperbolic gamma, because I am interested in finding an equivalent model of long transmission line। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वांटिटी मैंने डिफाइन की है, ये वाली क्वांटिटी, ये किसके बराबर होनी चाहिए? इट शुड बी इक्वल टू cos gamma L के बराबर होनी चाहिए। दिस क्वांटिटी शुड बी cos gamma L, this quantity should be ZC into this quantity should be cos hyperbolic, sorry, not cos gamma L but rather cos hyperbolic gamma L के बराबर होनी चाहिए, and this quantity it should be equal to ZC into sin hyperbolic gamma L के बराबर होनी चाहिए। This quantity it should be equal to 1 by C sin hyperbolic gamma L के बराबर होनी चाहिए, and this quantity it should be cos hyperbolic gamma L के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास यहाँ से अगर मैं देखूं
तो ZC किसके, ये जो Z डैश है इक्विवेलेंट पाई मॉडल में Z डैश किसके बराबर हो जाएगी? सबसे पहले ये तो बड़ा आसान है, Z डैश, बिकॉज पाई मॉडल में Z यहाँ पे Z डैश है, पाई मॉडल में Z डैश है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, दिस इज ZC साइन हाइपरबोलिक गेमा L के बराबर। तो इसका मतलब है जो मैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का जो पाई इक्विवेलेंट पाई मॉडल निकालूंगा, और उसमें जो Z डैश होगा दैट विल बी नथिंग बट ZC इनटू साइन हाइपरबोलिक गेमा L। ठीक है, बाकी जो क्वांटिटीज हैं उनको ऑफ कोर्स ये सिंपल इक्वेशंस हैं, उनको सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं कि ये जो इक्विवेलेंट पाई मॉडल हम डिफाइन करेंगे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में, उसमें Z डैश होगा दैट विल बी इज इक्वल टू ZC साइन गेमा L इज इक्वल टू Z साइन हाइपरबोलिक गेमा L डिवाइड बाय गेमा L के बराबर होगा। सिमिलरली Y डैश डिवाइड बाय 2 ये वाला जो फैक्टर होगा that will be equal to 1 over ZC tangent hyperbolic gamma L divided by 2 is equal to Y tangent hyperbolic gamma L divided by 2 gamma L divided by 2। ये मेरे पास बेसिकली इक्विवेलेंट पाई मॉडल के लिए Z dash Y dash, so a long transmission line it can be replaced by its equivalent pi model, जिसमें ये वाले जो शंट एडमिटेंस है Y dash divided by 2 that is equal to basically this thing, और Z dash जो है ये हमारे पास इसके बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, इसके अगर सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड की जो क्वांटिटीज हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, अगर मैं Z डैश को अगर मैं इससे रिप्लेस करूं, ठीक है, और इसको Y डैश डिवाइड बाय 2 को मैं इससे रिप्लेस करूं, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा एज ए पाई मॉडल, उसके रिजल्ट्स वही आएंगे जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के इस इक्वेशन से जब मैं सॉल्व करूंगा तो जो जवाब मुझे आएगा वो एग्जैक्टली यहाँ से भी वही जवाब मुझे मिल जाएगा। ये इक्विवेलेंट मॉडल, ये नॉट द लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, ये कोई मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के बेस पे नहीं है, ये लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का एक इक्विवेलेंट मॉडल है। ठीक है, सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। एनी क्वेश्चन प्लीज? जी बच्चों। नो सर। क्यों? जी अंसारी साहब। जी सर। जी, इज देयर एनी क्वेश्चन? नहीं सर, अभी फिलहाल तो नहीं है, खुद से पढ़ेंगे तब आ जाएंगे, फिर आपसे अगली क्लास में पूछ लेंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि चीजें बहुत सिंपल सी है, मुश्किल नहीं है। जी 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 बिल्कुल सर। बड़ा एक लॉजिकल सीक्वेंस है, अगर उसको फॉलो करते चले जाएंगे। इक्वेशंस बड़ी मुश्किल सी लग रही हैं, लेकिन अल्टीमेटली दीज आर वेरी सिंपल इक्वेशंस। ड्राइव करना इनका बहुत आसान है। इज इट क्लियर? यस सर। यस जी। सर, ये अटेंडेंस आप काइंडली ना लिया करें रमज़ान में। क्यों? सर वो अक्सर बच्चे नहीं ज्वाइन कर पाते ना। नहीं तो ज्वाइन करना चाहिए ना। सर वो जैसे आज मसला हो गया वो व्हाट्सएप वाला, तो वो इस तरह के मसले फिर आज को मैं कंसिडर नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 घंटा बैठना जो होता है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वही किताब की चीजें हैं, यहाँ से इक्वेशंस को यहाँ आप देखेंगे, देखें ये इक्वेशंस एक तरीके ये हो सकता था कि मैं इनको अपने तौर पे लिख लेता जिस तरह स्लाइड्स में आमतौर पे होता है, लेकिन यहाँ एज ए किताब का लिखने का फायदा यही चीजें आप यहाँ पे भी देखेंगे, इनको दोबारा आप किताब में देखेंगे एग्जैक्टली सेम इक्वेशंस, और जो मैं बोलता हूँ 1 घंटा आप यहाँ रहेंगे, ठीक है, ऑनलाइन अटेंड करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपके जहन में बैठ जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद किताब पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। असल मकसद तो ये है ना, आपको नॉलेज ट्रांसफर करना। ठीक है, तो वो तब ही होगा कि जब आप लोग आपकी अटेंडेंस होगी, आप यहाँ आके 1 घंटे बैठेंगे, उसके बाद पता नहीं आप बैठते नहीं बैठते हैं, देखते नहीं देखते, इसका तो मेरे नॉलेज में नहीं है। एग्जाम्स के करीब बैठेंगे तो उस वक्त फिर आपके ऊपर लोड होगा, और वो नॉलेज ट्रांसफर उस तरीके से नहीं होगा जो आप प्रॉपर क्लास अटेंड करेंगे और उससे जो नॉलेज ट्रांसफर होगा। सर ये चैप्टर 5 कितना रहता है?
चैप्टर 5 में मेरे ख्याल में अगले कोई तीन मेरे ख्याल में 3 लेक्चर्स और होंगे, उसके बाद चैप्टर 5 खत्म हो जाएगा। उसके बाद से चैप्टर 6 रह जाएगा। चैप्टर 6 से और आगे फिर थोड़ा सा और मटेरियल हम आगे कुछ और चैप्टर्स उसमें से हम कवर करेंगे। 6 के बाद कौन सा चैप्टर? इसमें सिमेट्रिक कंपोनेंट्स हैं। अब इसका चैप्टर मेरे ख्याल में 9 या 10 बनता है, और चैप्टर 9 का वो इम्पीडेंस जो है ना, बस इम्पीडेंस मैट्रिक्स है, और चैप्टर 10 में सिमेट्रिक कंपोनेंट एनालिसिस है। लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ पोर्शन हम बेसिकली कवर करेंगे इन चैप्टर्स का, ओनली सम पोर्शन।